नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक फार्मेसी वाली कंपनी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। फार्मेसी जो हम आमतौर पे देखते हैं हमारे आसपास में मेडिसिन की छोटी सी दुकान होती है, इसी तरह की बड़ी-बड़ी कंपनियां इस मार्केट में एक रिटेल फार्मेसी का कामकाज भी करती है, जिसमें एक कंपनी का नाम है मेड प्लस, जो कहती है इंडिया जो फर्स्ट ओमनी चैनल रिटेल फार्मेसी, जो कहती है जो तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश हो, कोलकाता, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, ओडिशा, केरला, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में इनकी चेन जो है वो चल रही है। किसको लेकर के? रिटेल फार्मेसी को लेकर। और कंपनी ये कहती है कि इनके पास 2006 में इसकी स्टार्टअप हुई थी फ्रॉम द हैदराबाद से। अक्रॉस देखा जाए तो आजकल 600 सिटी में इसकी फार्मेसी सेंटर अवेलेबल है। और स्टोर करेंसी एंड ऑपरेशन की बात कहती है, जहां पे करीब कहती है कि करीब 4200 से ज़्यादा स्टोर हैं। और यदि स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय टीम की बात किया जाए तो कंपनी के पास करीब 22,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय की टीम बनी है। चलिए आज ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा का मतलब भी कुछ है और वो ये है, जो पिछले कुछ सालों की डेटाबेस को देखेंगे तो हम आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को हम एक ही बार में लेते हैं। और यहाँ पे पता है क्या देखा गया? अभी इसको कह सकते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक, इसको कहते हैं ब्रेकआउट स्टॉक, अर्थात जो पुराने प्राइस जो थे, इसकी रिकॉर्डेड प्राइस, इसको नियर अबाउट और उसको टच करने की कोशिश में बनी है, जो कि हायर साइड के लिए खुलती नजर आती है। क्या लगता है, क्या मार्केट यहां से पुल बैक होते होते इस पोजीशन और इस पोजीशन में जा सकता है? पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है। आज इसी की लर्निंग करने की कोशिश करेंगे, जहां एक साल की ट्रेंडिंग के मुताबिक जो चार्ट ग्राफ कहता है वो अप ट्रेंड में, खास करके इस पोजीशन के बाद मार्केट ने जब ब्रेकआउट लिया था तो मार्केट ने रुकने का नाम बिल्कुल ही नहीं लिया है। चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं मेड प्लस को। और इसके बिजनेस मॉडल में पहले ही बता दिए कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। रिटेल मेडी फार्मेसी शॉप के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। और इसमें मेड प्लस है, मेड प्लस मार्ट्स है इनके साथ, जो कि ऑनलाइन भी यहाँ पे जा करके खरीदी किया जा सकता है, जो मेडिसिन वाले आइटम होते हैं उसको लेकर के। जो अपनी अलग अलग लोकेशन को लेकर के कहती है हमारे पास ये सब स्टोर्स हैं, उनकी नेम की बातें कहती है। इसके साथ साथ फार्मेसी और डायग्नोसिस सेंटर भी चलाती है कंपनी, केवल और केवल फार्मेसी में नहीं, इनका डायग्नोसिस सेंटर की भी बात कहती है, जो कि हैदराबाद हो या उससे रिलेटेड बाकी कुछ और नगर, भावनगर, बाला नगर हो, इसके अलावा देखा तेलंगाना में हो, जो कि आसपास की स्टेट, उसमें इसका डायग्नोसिस सेंटर भी दर्ज करती है। जबकि काफ़ी अच्छे खासे डायग्नोसिस सेंटर की इन्होंने जिक्र किया अपने वेबसाइट्स पे। सर कितने हैं उसके बारे में एक बार डालने की कोशिश करते हैं। यदि हम मार्केट में इनकी परफॉर्मेंस लेवल को देखें तो परफॉर्मेंस लेवल में इनके फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो मैं सीधा सीधा कहूँ कि 2024 की डेटाबेस तक, 2024 के डेटाबेस तक मार्केट उड़ रही थी और आज यहाँ 24 तक में उड़ती जा रही है। तो क्या लगता है कि जो 24 तक उड़ी वो क्या इस H1 में उड़ी कि नहीं उड़ी, जो 2025 का आंकड़ा कहती है? यहाँ पे इसके मुताबिक वायो वाई में 23% से लेकर के करीब 31% तक की मूव दर्ज करती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस के मुताबिक जो रैली थी वही रैली आज भी इनकी उड़ती नैया दिखती है। उसमें देखा गया कि यदि H1 के यदि वायो वाई के मुताबिक देखा जाए तो करीब 11% से लेकर के 165% तक की मूव दर्ज करती है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो केवल और केवल हम लोग क्या क्या चीजें देखें, केवल और केवल कोई समरी डेटा पे ही नहीं चलकर हमें देखना क्या क्या होगा किसी कंपनी में। सेल्स का आधार, इसके अलावा क्या प्रॉफिट की परसेंटेज लगातार ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, ट्रेंडिंग में है कि नहीं, क्या सेल्स है तो सेल्स के साथ साथ आउटस्टैंडिंग तो ज्यादा नहीं है, इतना पे डूबने की चांसेस बनती है, क्या कंपनी के पास कर्ज तो ज्यादा नहीं है, इन सभी, और कंपनी क्या एसेट्स क्रिएट कर रही है क्या लगातार। तो देखिए कंपनी का बुक वैल्यू कहता है 137 रुपए का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 209 रुपए का। फिलहाल ये प्राइस टू बुक वैल्यू 617% की उछाल पे कंपनी कामकाज करती है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक इस स्टॉक में निवेशकों का अच्छी खासा इंटरेस्ट है और क्राउड बनी हुई नजर आती है, जो 8 रुपए से ज्यादा पर शेयर कमाती है। और नंबर ऑफ शेयर 12 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा टच करती नजर आती है। जबकि हायर टू हायर 870 तक की बात कहती है।
और नियर अबाउट अभी कह सकते हैं कि नियर अबाउट द हायर रेट ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक नजर आती है। यहाँ पे आरओई आरओसी की आंकड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न की बात नहीं कहती है, लेकिन प्रमोटरों का कंट्रोल भी थोड़ा सा हल्का फुल्का पड़ा है, जो करीब करीब 40% ही। और उसमें एक बड़ी डिमेरिट की बात कहती है इस कंपनी में, जो आखिर प्रमोटर ने अपने 40% की होल्डिंग को 55% होल्डिंग को मॉर्गेज करके रखा। इसको स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की भाषा में कहते हैं कि प्लेज कर देना, लेकिन आमतौर की भाषा में कहते हैं भाई अपनी संपत्ति को आप मॉर्गेज कर दिए हो। अब यहाँ पे डेट इक्विटी के लेकर कहती है 0.3663, करंट रेशियो के नंबर भी काफी ज्यादा कहती है थोड़ा सा, लेकिन कंपनी में रिस्क बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी यदि कस्टमर से डील करती है तो शायद पैसा भी जल्दी आते होंगे, लेकिन पैसे कम आते हैं जी। पता है कितना आता है? पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल में कंपनी 2% की सेविंग कर पाती है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। कंपनी कहती है इंडिया लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फार्मासिटीज। एक तो पहला है टाटा ग्रुप्स की, पता ही है, 1 mg, टाटा 1 mg की बात कहती है, टाटा 1 mg, जो mg के पहले कोई और कंपनी थी, बाद में उसको 1 mg को टाटा ने एक्वायर कर लिया था अपनी। तो वो भी फार्मेसी काम का ऑनलाइन करती है, ऑफलाइन में देखने को मिलती है। यहाँ पे यदि हम और अगले पहलू की तरफ चलें तो लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक सेल्स का जो आधार था, जो मेडिसिन और मेडिकल और डायग्नोस्टिक सेंटर से जो अर्निंग आती है, उसके मुकाबले हमें अब कंपेयर करना पड़ेगा जो आखिर इनके पास ज्यादा पैसे किससे आते हैं, डायग्नोस्टिक से आते हैं या मेडिसिन फार्मेसी बेच करके आते हैं। इसके मुकाबले देखा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कई बार अप डाउन के सिचुएशन में कह सकते हैं कि 2% से लेकर के 7% तक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और इनमें कंपनी में प्रॉफिट भी बनाती है। हमने देखा कि इनका इंटरेस्ट की बर्डन भी काफी ज्यादा रहा है, करीब 100 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट भी देती है, जो कि इनके पास कर्ज की सिचुएशन की बात कहती है। लेकिन यहाँ पे नंबर केवल क्या दिखता है, 0.63 का नंबर दर्ज करती है। H1 की डेटा के मुताबिक लगातार ट्रेंडिंग होती हुई जो सेल्स है, उसके में देखा गया कि इनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है, और कुछ सीजन में घटती बढ़ती ऊपरी सतह के लिए खुलती नजर आई है। इसको ओवरऑल हमने देखा है कंपनी 2% की क्या करती है, सेविंग करती है। इस 2% के सेविंग के पीछे यदि मार्केट के कोई उधार सिस्टम देखो तो 0% की दर्ज करते हैं। मतलब मार्केट में आप जब फार्मेसी शॉप पे जाते हैं तो पैसा दे के आते हैं, कोई उधार नहीं है इनकी। ऐसा बात कंपनी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कंपनी कहती है 1 दिन का उधार है, हो सकता है क्रेडिट कार्ड और कुछ पेमेंट गेटवे के थ्रू जो पेमेंट आती होगी उसके थ्रू इनका ये ट्रांजेक्शन 1 दिन के लिए होल्ड हो जाता है। रिस्क की बात किया जाए तो कंपनी ने जो कर्ज लेके रखा है, वो कर्ज लिया है वर्किंग कैपिटल के लिए, शायद 1000 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। उसके अलावा कंपनी ने फिक्स एसेट भी करीब 1200 करोड़ का बनाया है, और रेस्ट जो फंड है वो इनके फंड कहाँ पे है, सर इन्वेंट्रीज के अंदर होगी। इन्वेंट्रीज करीब 1300 करोड़ के आसपास आंकड़ा कहता है, अर्थात जितना इनका ये पोजीशन की बातें कहती है, शायद उतना पोजीशन इनका इन्वेंट्रीज में ऐसा दर्ज करती नजर दिख रही है। इसके अलावा कैश इक्विपमेंट भी अच्छी खासी है कंपनी के पास, और लॉन्च और जो बाकी है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी या किसी जो उनकी सब्सिडरी वाले पीयर्स कंपनी, सब्सिडरी की जो कंपनियां होगी अलग अलग स्टेट में, उनको उन्होंने यहाँ से लोन दिया होगा, ऐसा हो सकता है। आइए अगले कड़ी की तरफ चले तो कंपनी का सीजीआर के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस रहा, वो सेल्स लगातार बेटर, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है, स्टॉक प्राइस में अपडाउन के साथ मार्केट में कई बार डिप, कई बार ऊपरी सतह पे खुल जाती है। जहां पे हमने पिछले 5 सालों के चार्ट ग्राफ को देखा तो मार्केट में ऊपरी सतह से गिर के मार्केट एक बॉटम से हायर की तरफ मूव करती दिख रही है। जो इसका बेस देखा गया कि बेस इन्होंने यहाँ पे लिया था, जिसपे कई बार स्टॉक की प्राइस आई थी, और अभी की सिचुएशन की देखा है तो मार्केट अभी थोड़े दिन पहले भी उसी प्राइस के आसपास आके लोअर के आसपास आके अटकी, फिर मार्केट चलना स्टार्ट करती। यदि इनकी हम पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करें तो पीयर्स में ट्रेंड है, एवेन्यू सुपरमार्ट में लगता है कंपेयर करना बेहतर नहीं है, कंपेयर करना बिल्कुल ही बेकार है। और इसको लेकर के एक हमारे ध्यान में आती है कि क्या इसको लेकर के हम सेगमेंट वाइज जानने की कोशिश करें या ना करें, क्योंकि रिटेल का काम है। यदि रिटेल से कंपेयर करें तो शायद कंपेयर किया जा सकता है, पर यदि आप इसको फार्मेसी से कंपेयर करेंगे तो शायद और ज़्यादा बेटर हो सकता है। इसके मुताबिक की बात किया जाए तो कंपनी ने कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दिया है जहां पे कंपनी फार्मेसी से कमाती है या डायग्नोस्टिक सेंटर से कमाती है। यदि हम अगले पहलू की तरफ चलें
तो शायद ये देखा गया कि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट पता है कितना है? निवेशकों का इंटरेस्ट में कहता है कि यहाँ पे करीब-करीब 80,000 से लेकर 90,000 के आस-पास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और कंपनी में लगातार कुछ बल्क डील भी सामने आया था, जो कि खासकर नवंबर में हुआ था। एसबीआई ने अपनी फंड को बेचा था, कुछ नहीं खरीदा, एसबीआई ने बेचा, तो वह कोटक महिंद्रा ने इसको 24 लाख फंड लिया था। इसके अलावा पीआई अपॉर्चुनिटी फंड ने इसको बेचा था, तो चाहे इन्वेस्को जो हो या फिर इन्वेस्को के अलावा देखा जाए तो फ्रैंकलिन हो, ये सब फंड ले रहे थे। तो एक तरफ ऐसा होता है जब मार्केट में कोई एक बेच रहा है तो दूसरा अपनी फंड को वहां पे लेने के लिए रेडी होता है। अब यहाँ पे इसमें ऐसा देखा गया कि एक्चुअल में जो एफआई और डीआई की लिस्ट था उसमें डीआई की तादाद में 5% के आसपास बढ़ोतरी हो जाती है। क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि इसमें देखा गया कि पीआई अपॉर्चुनिटी फंड ने करीब 5% होल्डिंग रखा है। बाकी देखा जाए तो कुछ नए निवेशक इसमें आए थे और जो खास करके देखा जाए इसके मुताबिक ये डेटाबेस था और बाद में डेटाबेस में चेंज हो गया, क्योंकि नवंबर में इसका ट्रेडिंग देखने को मिला। जबकि नवंबर में देखा गया कि कुछ बड़े निवेशक यहाँ से फंड को सेटअप किए, तो कुछ बड़े निवेशक अपने फंड को लिए। आम पब्लिक के पास कह सकते हैं होल्डिंग अच्छी खासी है। आम पब्लिक में कोई सुपर इन्वेस्टर है कि नहीं है, तो कहते हैं यहाँ पे सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कोई नाम तो शामिल नहीं आता, लेकिन कुछ कंपनी है लेकिन इनके पास ऑलमोस्ट 1-1.5% के आसपास होल्डिंग है। 90,000 लोगों का कंपनी में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। प्रमोटर में देखा जाए कौन है, कहते हैं लोन्स फ्यूरो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो इनकी प्रमोटर्स ग्रुप्स के अंदर आती है। तो 2-3 कंपनियां ही शामिल आती है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी में कुछ और पहलू, कुछ लेटेस्ट अपडेट की तरफ, तो यहाँ पे हमने इसकी कुछ पीपीटी भी देख लेते हैं, शामिल करते हैं पीपीटी आखिर की तरफ, जो कितने स्टोर्स की बातें करती है लास्ट नवंबर तक की डेटाबेस के मुताबिक। तो मेड प्लस कहती है इनके पास करीब ये 1387 आउटलेट हैं, जहाँ पे करीब 24 मिलियन कहते हैं जो हमारे पास मैच्योरिटीज विल बी पीएल की की बातें कहती है। सर्विस एंड कंज्यूमर्स उधर 680 सिटीज कवर करती है। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स फार्मा रिटेलर कंपनी के तौर पे है। करीब 23,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय की बात करती है और इन्होंने आरओसी की बात किया कि 55% के आसपास इनका बन जनरेट होती है। कस्टमर बेस अच्छा खासा की बात कहती है। अपने मार्जिन को लेकर के, ऐसा रेवेन्यू से लेकर के मार्जिन की हाईलाइट को साझा रखती है और अलग अलग चीज़ों को लेकर के इनका जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस से लेकर के जो मेडिसिन की आइटम की बात करें तो अपनी इनकी इनकी कहते हैं स्केल्स अलाउ द लार्ज प्राइवेट लेवल जो बास्केट्स हैं 1100 प्लस एसक्यूज की बातें कहती है। अलग अलग ब्रांड के साथ उन्होंने प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे फार्मास के अंदर 787 प्रोडक्ट कवर करती है, जिनमें क्रॉनिकल हों, एक्टिव, नॉन फार्मास्यूटिकल भी कवर करती है, जिसमें के साथ कॉस्मेटिक्स आइटम आती है, जिसमें पैकेज फूड्स हैं, बेकर्स हैं, गुड्स हैं, ड्राई गुड्स की बात कहते हैं, क्लीनिंग्स प्रोडक्ट की बात कहती है। ये सब इनका प्रेजेंस की बात इन्होंने रखी थी, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका जो प्रेजेंस था लगातार बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में जिस हिसाब से अभी तक बढ़ती जाती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक इसको कंपेयर करने के लिए ऐसा लगता है कि शायद बड़ी रिटेल के तौर पे जोमेटो से किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑनलाइन के साथ कंपनी कामकाज करती है, ऐसा देखा गया। इसके अलावा कहती है जिनका जो कुछ और इम्पैक्ट की बात किया जाए तो उसमें ये कहती है कंपनी लगातार जो उनके जो रिटर्न की बात है केवल एक शामिल करता है, तो उनके रिस्क के बारे में करीब 5-6 बातें शामिल करता है, लेकिन रिस्क में कुछ रिस्क को इग्नोर किया जा सकता है, जिसमें रिस्क सबसे पहली रिस्क बात कहते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग प्लेज करके क्यों रखा है, इसको क्यों प्रमोटर को ऐसा क्यों लगता है। इसके अलावा डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई की बातें करती है इनको लेकर के। तो ये सब पहलुओं को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको समझने की भी ज़रूरत पड़ती है कि आखिर कंपनी के प्रमोटर ने अपनी सारे के सारे पोजीशन को मॉर्गेज क्यों करके रखा हुआ है। ये इनके लिए एक डिमेरिट की बात, बड़ी डिमेरिट की बात दर्ज करती नजर आती है। ओवरऑल यदि मार्केट इनके पीछे थोड़ा सा पोटेंशियल क्रिएट कर रही है, प्रमोटर अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा तो शायद मार्केट और बेटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहा है। फाइनेंशियल जो कंपनी का इन्वेस्टर्स हैं उनका भी मूड लगातार बेटर रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस में अप डाउन के सिचुएशन में ओवरऑल देखा गया तो पिछले 3 साल में 18% की गिरावट है। लेकिन यदि बॉटम से चर्चा किया जाए तो 600 की प्राइस आजकल करीब करीब 850 के आसपास जा रही है, जबकि हायर टू हायर यहाँ पहुँचा था करीब 936 के आसपास पहुँचा था, जबकि हायर टू लाइफ टाइम हाई की तरफ देखा है तो करीब 1100 करीब करीब कह सकते हैं जो
13 साढ़े 1300 के आसपास की प्राइस तक गई थी इसकी। तो आने वाले समय में जिस हिसाब से अभी तक इनका परफॉर्मेंस चलने की कोशिश में है, शायद बेटर परफॉर्मेंस करने की चांसेस क्रिएट कर पाएगी। दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं है। और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और पैसे बनते हैं तो बनाना चाहिए, नहीं बनते हैं तो अपने कैपिटल को कम से कम सिक्योर करते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।